तो जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पहली क्लास और दूसरी क्लास, इन दो क्लास में हमने वर्णमाला चैप्टर को ख़त्म किया और तीसरी क्लास जो हम लेकर आए थे वो हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए थे जो वर्णमाला चैप्टर से बार बार एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे के जो चैप्टर है जैसे संधि, तो उस चैप्टर को लेकर आए हैं। तो उस चैप्टर को हम बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर संधि और व्यंजन संधि, ये सब प्रकार की जो हमारी संधि है ये 3 प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और ये हमारा ऐप है जो हमारा जेबी स्टडी पॉइंट है, इस पर जो हमारे सर है उनकी क्लास विद पीडीएफ और नोट्स के थ्रू पढ़ी है। ठीक है, इस पर आप जाकर उनकी क्लास को दे सकते हो, जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि के कुछ क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम उन क्वेश्चनों को बार बार छोड़ के आते हैं, लेकिन वे क्वेश्चन जो है वे हमारे प्लस पॉइंट होते हैं जो आप छोड़ के आते हो, वो हमें हमारे सिलेक्शन से दूर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरी क्लास को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनोगे और ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो संधि से संबंधित है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम जो है संधि को सीखेंगे और सबसे सरल और साधारण भाषा में सीखेंगे। ठीक है, संधि क्या है और संधि किस तरह बनती है, संधि के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, और जब हमारी संधि खत्म हो जाएगी बाद में मैं इसके जो आने वाले क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू के थ्रू कराऊंगा। ठीक है, क्लास में जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है संधि। संधि हमारा चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में हर शिफ्ट में इससे तो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एक बात बताइए दोस्तों कि आपने कभी संधि का पहले भी कभी नाम सुना है क्या? कि जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि राजा महाराजाओं की एक दूसरे के साथ संधि होती थी। संधि का अर्थ क्या है? जैसे कोई 2 राजा है आपस में कि एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं कि युद्ध हो जाता है उनके बीच में, अगर युद्ध ना होए तो वे आपस में संधि करते हैं। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है कि वे एक दूसरे से मिल जाते हैं, कि मतलब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरे के दोस्त है, क्लोज है। ठीक है, तो मतलब संधि का शाब्दिक अर्थ जो है, यहां से हमें पता चलता है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ जो है वो हमारा मेल है, मेल। ठीक है, जो हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि का जो अर्थ है ना वो हमारा मेल होता है। मेल किस किस का? वहां तो राजा महाराजा को होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे कोई राजा महाराजा नहीं आने के। यहाँ पे हमें जो है ना इस मेल का जो अर्थ है ना वो हमें शब्दों या वर्णों का, शब्द हम यहाँ पर शब्द नहीं कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें वर्णों का मेल देखना है। वर्णों का मेल किन किन का? ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, क्योंकि देखो ये तो शाब्दिक अर्थ है मेल, लेकिन आपको परिभाषा भी आनी जरूरी है, क्योंकि परिभाषा भी क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं जरूर। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन बनते हैं परिभाषा से। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा, ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है? 2 वर्णों। अब आप इस बात का ध्यान रख लेना कि मैं वर्ण लिख रहा हूं, शब्द लिख रहा हूं। वर्ण और शब्द में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप वर्ण भी जानते हो और शब्द भी जानते हो। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अब अगर आपने ये बोला ना कि सर वर्ण क्या होता है, एक बार हमें समझा दीजिए,
तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैंने वर्ण और शब्द बहुत अच्छी तरह इनसे पिछली क्लास में बताया है, समझाया भी है कि वर्ण किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। तो ये जो बेसिक है ये चीज़ आपको कभी भूलनी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए ना कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो आप हिंदी सीखने के लायक नहीं हो, ठीक है, और ना आपको हक है हिंदी सीखने का, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप यही नहीं पता कर सकते तो आपका हिंदी सीखना बेकार, ठीक है। तो क्या आता है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। यहाँ पे मैंने शब्द लिखा विकार। विकार का अर्थ क्या है? विकार का जो शाब्दिक अर्थ है ना हमारा, वो हमारा परिवर्तन होता है। परिवर्तन जैसा कि क्या, दो वर्णों के उत्पन्न मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि परिभाषा तब तक समझ में नहीं आती जब तक जो है ना कोई एग्जाम्पल ना हो, क्योंकि कोई भी परिभाषा है ना वो हमारे तब समझ में आने लगती है जब हम उसके द्वारा एग्जाम्पल लाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि बच्चों कि ये क्या है परिभाषा, परिभाषा कैसे बनती है। परिभाषा जो है ना वो एग्जाम्पल में से ही बनाई जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह समझोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक शब्द ले लो कोई भी, जिसमें कोई भी संधि हो सकती है। संधि मैं बताऊंगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्या है, ठीक है। जैसे कोई एक शब्द है विद्यालय, ठीक है। जो ये शब्द है बच्चों को पता है, क्योंकि हमें नर्सरी क्लास से, और जो जब भी हमारी हिंदी शुरू होती है तीसरी चौथी क्लास से, सबसे पहले जो ये हमारा शब्द है ना, जैसे विद्यालय, ये हमारा कॉमन शब्द है, क्योंकि छोटी छोटी क्लास में छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि विद्यालय, ठीक है। विद्यालय का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, पहली बात तो यह है कि विद्यालय, इसका अगर मैं तोड़ूंगा, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा, संधि विच्छेद क्या है और संधि क्या है। अब सबसे पहले यहां पर ये चीज समझ लो, संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, अलग करना। जो संधि विच्छेद का अर्थ है वो तो हमारा शब्दों को, ये अब हम शब्द कह सकते हैं कि एक शब्द को दो शब्दों में अलग अलग करना, ठीक है, संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका विद्यालय का संधि विच्छेद करूंगा, विच्छेद का क्या अर्थ है, विच्छेद का है अलग करना। अगर मैं बात करूं कि विच्छेद का अर्थ क्या है, अलग करना, ठीक है। तो अगर मैं विद्यालय का संधि विच्छेद करूंगा तो क्या बनेगा, विद्या प्लस आल्य। विद्या को आप सभी जानते हैं, विद्या क्या होती है हमारी शिक्षा, और आल्य क्या होता है, घर। जैसे अगर मैं बात करूं कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद है हमारा विद्या प्लस आल्य होगा, मतलब शिक्षा, विद्या को मैं शिक्षा भी बोल सकता हूं और विद्या भी बोल सकता हूं, ठीक है। शिक्षा का आल्य मतलब घर, शिक्षा का घर कहाँ होता है हमारा, विद्यालय होता है, स्कूल कह सकते हैं जिसे हम, ठीक है। विद्यालय का जो संधि विच्छेद है हमारा विद्या प्लस आल्य होगा, ठीक है। अगर मैं जो परिभाषा मैंने लिखी है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर मैं इस डेफिनेशन पे जाता हूँ, परिभाषा पे जाता हूँ, तो ये अप्लाई कैसे करती है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जो ये हमारा पहला शब्द है, इसे मैं शब्द कह सकता हूँ, लेकिन वर्ण क्या होता है, एक वर्ण, जो हमारी वर्णमाला होती है वर्ण, एक वर्ण, लेकिन ये एक शब्द है जो अपना अर्थ रखता है। विद्या और आल्य दोनों ही अपने आप में अर्थ रखते हैं। जो सार्थक शब्द होता है, जो अपने आप में अर्थ रखता है, वो हमारा शब्द होता है, ठीक है। तो विद्या में अगर मैं इसका वर्ण निकालूंगा तो सबसे बाद में आप देखो कि क्या आ रहा है, क्योंकि
संधि का अर्थ क्या है, हमें वर्ण लेना है। दो वर्ण कौन कौन से लेने हैं, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये है कि जो वे दो वर्ण हैं वे हमें कौन कौन से लेने हैं। ठीक है, वर्ण जो है, जो पहला शब्द है हमारा, इसका तो अंतिम शब्द लेना है। ठीक है, इसका अंतिम शब्द क्या होगा, आ प्लस, और जो बाद का शब्द है इसका जो हमें इसका प्रारंभ का या आरंभ का या शुरुआत का जो है ये वाला शब्द लेना है। ठीक है, विद्या प्लस आल्य, आल्य। और जो हमारा ए प्लस ए है ना, ये हमारे आ का निर्माण करता है। आ का, किसका, आ का, आ का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, विद्या प्लस आ प्लस लिया, विद्यालय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है, जैसा मतलब इससे पहले एग्जाम्पल लेने से पहले मैं इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो ये भी वर्ण है, वर्ण है आ, और ये भी वर्ण है। मैंने क्या बताया यहाँ पर, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये जो ये है ना, दोनों मिलकर एक बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, देखो यहाँ पर वर्ण मिला, वर्ण यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, तो ये जो ये दोनों वर्ण है ना, इन्होंने एक अपना अलग विकार या परिवर्तन आया। ठीक है, परिवर्तन आया क्योंकि यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, इन दोनों के वर्ण से मिलने के बाद हमारा एक शब्द बना, क्या, आ बना। ठीक है, जो हमारा अलग उत्पन्न विकार करता है, तो इसमें संधि होगी हमारी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक शब्द है हमारा, कौन सा, पानी वाला, पानी वाला, पानी वाला, इसमें जो है हमारी, इसमें हमारी कौन सी संधि होगी। तो आप जो क्लास देख रहे हो, कुछ बच्चों का इसमें आएगा कौन सी संधि, हमारी विसर्ग संधि होगी, किसी का आएगा व्यंजन संधि होगी। वो मैं बताऊंगा क्यों, तुम्हारे माइंड में क्यों डाउट आ रहा है कि व्यंजन संधि या विसर्ग संधि क्यों होगी, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा ना, आपने सुना होगा कि संधि 6 प्रकार से बनती है। जैसे अगर हम बात करें स्वर संधि, स्वर का मेल स्वर से होता है। व्यंजन संधि, स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का उसके स्वर के साथ। ठीक है, या फिर दोनों व्यंजन ही हो तब। अगर मैं इसका जो है संधि विच्छेद करूंगा, तो मैं इसका संधि विच्छेद क्या करूंगा, तो पानी प्लस वाला। ठीक है, यही तो तोड़ोगे, पानी वाला को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो पानी प्लस वाला ही तो करूंगा, कुछ और थोड़ी ना करूंगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, इसका तो हमारा अंतिम वर्ण ये था आ, और इसका भी आ था। अगर मैं इसका देखूं तो इसमें हमारा अंतिम वर्ण क्या होगा, ई। मैं उनके लिए बता रहा हूं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इसमें व्यंजन संधि या विसर्ग संधि बताएगा। ठीक है, उसके लिए मैं ये डाउट क्लियर कर रहा हूं कि ये आपने क्यों बताया है, वो मैं जानता हूं क्यों बताया, क्योंकि इसका जो अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, वो हमारा बड़ी ई होगा, और इसका जो बाद का, इसका हमारा जो वह है, ये एक व्यंजन है, ई और वह, मतलब ये तो हमारा स्वर है, स्वर है, और जो ये है ये हमारा व्यंजन है। तो सर, तो बच्चों आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का निर्माण 3 प्रकार से होता है। मैं आगे भी बताऊंगा कैसा होता है, वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे स्वर और व्यंजन है, भाई जहाँ पे व्यंजन आता है एक जगह भी, पहले शब्द में या फिर बाद के शब्द में कोई समय व्यंजन आता है, तो वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यंजन आ रहा वह। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे जो है हमारा अलग परिवर्तन आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे आ प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करा था, लेकिन यहाँ पे ई और वह बनने के बाद क्या निर्माण करेंगे, पानी प्लस वाला। ये तो अपने आप में सार्थक शब्द है, लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों के ई और वह के मिलने से कोई परिवर्तन या विकार आया या नहीं, बस इतना बता दो। अगर आया है परिवर्तन तो संधि होगी जरूर, अगर नहीं आया ना तो इसमें संधि नहीं होने की, कोई सी भी, वो हम स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे कोई सी भी संधि हो, इसमें संधि नहीं होगी। तो इस परिभाषा का अर्थ ही वो है कि जब दो वर्णों के उत्पन्न मेल से परिवर्तन आता है ना, या विकार हो तभी संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहाँ पे परिवर्तन नहीं आया तो इसमें कोई भी संधि नहीं है पानी वाला में। तो हमने क्या सीखा, तो आप ये बोलोगे कि सर हमने ये सीखा कि क्या, कि सभी शब्दों में जरूरी नहीं कि संधि हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं उस पर और थोड़ा, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि सर जरूरी नहीं कि सभी शब्द में संधि हो। जैसे अगर मैं बात करूं जल, कल, पानी वाला, ऐसे शब्दों में कभी भी संधि नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा वर्ण जो है ना, वर्ण जब मिलते हैं ना, उनका अलग विकार भी आना जरूरी है। अगर विकार आएगा तो ही हमारी संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। अब बात आती है क्या आती है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, जरूर नहीं कि हर शब्द में संधि हो, ठीक है। अब संधि के प्रकार पढ़ते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि जो है हमारी कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, तीन प्रकार की संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी स्वर संधि होगी, स्वर संधि, और दूसरी हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि हमारी 3 प्रकार होगी। तो इन्हें पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि संधि जो है, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे संधि के निर्माण कितने प्रकार से होता है। संधि का निर्माण, संधि का निर्माण, संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो संधि का जो निर्माण है ना, वो हमारा 6 प्रकार से होता है, 6 प्रकार से, 6 प्रकार। संधि का निर्माण जो है 6 प्रकार से होता है। तो सर वो प्रकार कौन कौन सा, ये भी बताइए। आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो संधि के जो 6 प्रकार है कौन कौन से, संधि किस किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारा पहला है स्वर संधि, स्वर संधि जब स्वर का मेल, स्वर का मेल, स्वर का मेल स्वर के साथ हो, जो हमारी स्वर संधि है ये तो हमारी एक प्रकार से बनाई जाती है। कैसे? जब स्वर का मेल स्वर के साथ हो, ठीक है, स्वर का मेल स्वर के साथ हो, स्वर का मेल, चेंज कर लेते हैं पेन, स्वर प्लस स्वर, ठीक है, ये लो। स्वर प्लस स्वर, जब स्वर का मेल स्वर के पास साथ हो। व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है, ठीक है। जब स्वर का मेल व्यंजन के साथ हो, या व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो। व्यंजन संधि बनाते हुए ये बात ध्यान रखना कि कहीं भी या तो प्रथम शब्द में, ठीक है, जो हमारे संधि विच्छेद के बाद जो हमारे 2 शब्द बनेंगे, या तो प्रथम शब्द के अंत में, या फिर द्वितीय शब्द जो आएगा उसके शुरुआत में कोई भी व्यंजन हो,
ठीक है, कोई भी व्यंजन हो तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। जो हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कितने प्रकार से बनती है? विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल स्वर के साथ या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन के साथ, ये हमारी 2 प्रकार से बनती है। तो टोटल हमारे जो है 6 प्रकार हो गए। कैसे? संधि, स्वर संधि जो है 1 प्रकार से बनती है, व्यंजन संधि 3 प्रकार से बनती है, और जो विसर्ग संधि है ये हमारी 2 प्रकार से बनती है। उसके बाद बात आती है कि विसर्ग संधि। जैसा कि आप सभी जानते हो स्वर व्यंजन क्या होते हैं, स्वर व्यंजन मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया। और जो विसर्ग संधि है, विसर्ग की पहचान कैसे होती है, विसर्ग क्या होता है, ठीक है। विसर्ग भी मैंने वर्णमाला चैप्टर में बताया कि जहाँ पर जो 2 अयोगव होते हैं उनमें जो अंग की बिंदी वाला है वो हमारा अनुस्वर होता है, और जो हमारे 2 बिंदी वाला होता है ना पीछे, वो हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। विसर्ग की पहचान क्या होती है? 2 बिंदी, ये, ठीक है, ये हमारी विसर्ग की पहचान है, ठीक है। तो जो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा ना, वहां पे हमारा विसर्ग जरूर लगेगा विसर्ग संधि में, ठीक है। तो जो हमारी ये है, ये हमारी 6 प्रकार की होगी, ठीक है। 1 मिनट पानी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। जो हमारी स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, ये, ठीक है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब बात आती है स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार से बनती है, 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। 5 प्रकार कौन कौन से? अब बात आती है, ठीक है। तो पहला कौन सा हमारा? पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन? दूसरा है हमारा दीर्घ गुण स्वर संधि। और तीसरा है हमारा वृद्धि स्वर संधि। और चौथा हमारा यण संधि, यण स्वर संधि। और 5वां प्रकार है हमारा, 5वां प्रकार है हमारा कौन सा? अयादि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। चौथा हमारा यण स्वर संधि और 5वां हमारा अयादि स्वर संधि, ठीक है, ठीक है। और जो हमारी व्यंजन संधि है, ये हमारी कोई प्रकार नहीं, ये हमारी मतलब एक भी प्रकार की नहीं होती, ठीक है। इनके कुछ खास विशेष नियम है, सिर्फ वे हमें नियम याद करने हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ ये जो नियम है ना, ये मैं आपको क्लास में रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। इसके कोई नियम नहीं है, मतलब इसके कोई प्रकार नहीं है, इसके कोई प्रकार नहीं है, कुछ विशेष नियम है, प्रकार नहीं है। इसके जो है प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, विशेष नियम है इसके कुछ, ठीक है, विशेष नियम, विशेष नियम। इसी तरह हमारा जो विसर्ग संधि है, इसके भी कोई भी प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है,
इसके भी कुछ खास विशेष नियम है, ठीक है, विशेष नियम, विशेष नियम, विशेष नियम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो स्वर संधि, आज जो हम क्या पढ़ेंगे, आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में से भी हम कौन सा प्रकार पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले एक चीज यहां पर आ जाइए, पहले क्या कि स्वरों को लिख लीजिए, क्योंकि जो स्वर है ना हमारे, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों को भी लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे ना हम बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। कैसे? स्वर लिख लेते हैं, जैसा कि ए प्लस ए आ ई ऊ री ए ओ आओ। तो ये जो ये हमारे 11 स्वर है, ठीक है। तो इन्हें जो है ना स्वर संधि को पढ़ने के पर्पज से हम इन्हें 2-3 परिवार में बांट लेते हैं, परिवार में, ठीक है। कौन कौन से? तीन परिवार में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इन परिवारों को हम नाम दे देते हैं ए, फैमिली ए और फैमिली बी और फैमिली सी, ठीक है। तो इन फैमिली का मतलब क्या है, ठीक है। जो हमारी स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से? तो सबसे पहला प्रकार कौन सा हमारा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? ये 3 अपनी फैमिली है। जब ये जो ए फैमिली है आ फैमिली के साथ जुड़ेगा तो क्या निर्माण करेगा? चलो यहां लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली पहचान क्या है इसकी? दीर्घ स्वर संधि की पहचान जो है ना, जब कोई शब्द होता है ना उसे हम कहां से तोड़ते हैं? सबसे पहली बात है, कोई भी शब्द है उसमें हमें संधि ढूंढनी है, तो सबसे पहले दिमाग में ये लॉजिक आना चाहिए हमारे कि इस शब्द को हम कहां से तोड़े। अगर ये चीज पता चल गया आपको कि कहां से तोड़ेंगे और कहां से तोड़ने के बाद हमारे किसी नए वर्ण का निर्माण होगा, तो ये चीज सीखनी पड़ती है पहले इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि इनका निर्माण कैसे होता है स्वर संधि का। जब हमारा ए का निर्माण ए के ऐसे होता है तो हमारा क्या बनता है? आ होता है, ठीक है। जरूर नहीं कि हमारा ए का निर्माण जो है जब हमारा ए के साथ हो तो हमारा आ का निर्माण होगा। जरूर नहीं कि यहाँ पे ए ही हो, यहाँ पे आ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हमारा आ हो सकता है, ठीक है। या तो ए का निर्माण ए के साथ हो, आ का निर्माण होगा, ठीक है। या फिर आ का निर्माण इसके साथ या फिर इसके साथ, किसी के भी साथ हो। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपने परिवार में तो ये हमारा ए फैमिली है। जब कोई फैमिली के साथ मिलती है तो फैमिली को बड़ा करती है तो बड़े का निर्माण करेगी, ठीक है। जब हमारा कोई छोटा ए या बड़ा आ, ठीक है, किसी छोटे या बड़े ए के साथ ही मिलेगा ना, तो जब अपनी फैमिली के सदस्य अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं ना तो परिवार को बड़ा करते हैं। अर्थात कि मतलब जब हमारा कोई वर्ण जैसे ए प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करता है तो मतलब ये बड़े का निर्माण करेंगे। आपको भी पता है कि जब कोई फैमिली होती है, जब फैमिली से जुड़ती है तो बड़े का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ई जो है ना हमारी ई, वो भी इसी तरह हमारी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है।
कोई सी भी हो सकती है, वो जो है ना वो हमें शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा शब्द सही है। क्योंकि संधि का जो है ना, संधि सबसे बड़ी बात है कि हमें वर्तनी की पहचान होनी चाहिए कि इसमें संधि में वर्तनी कौन सी सही है हमारा, ठीक है। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा किस तरह, ठीक है। यहाँ पर हमारा छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। जब ये छोटी ई या बड़ी ई किसी ई के साथ मिलेगी, वो भी छोटी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ई प्लस ई तो किसका निर्माण करेगी, यहाँ पे भी बड़ी ई का निर्माण करेगी, ठीक है। और जो हमारा ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ के साथ मिलेगा, तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा, यहाँ पे भी बड़ा ऊ निर्माण होगा। तो आपको ये चीज़ सिखाया मैंने, ठीक है, कि मतलब जहाँ पर अपने परिवार के फैमिली के लोग अपने फैमिली से जुड़ते हैं तो वहाँ पर बड़े का निर्माण करते हैं। चाहे आप यहाँ पर देख लो, मैंने जो ये फैमिली है, फैमिली नाम क्यों दिया यहाँ पे, ये 3 फैमिली इसलिए दिया मैंने नाम क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप संधि को सीख सकते हो, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में सबसे जो ये चीज़ है ये सिखा सकूं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये फैमिली मान ली, ठीक है। जब हमारी ए फैमिली ए से ए के साथ जुड़ेगी तो हमारा बड़े का निर्माण करेगी। ऐसे ही हमारा ई जब ई के साथ जुड़ेगा तो हमारा बड़े ई का निर्माण करेगा। तो जो हमारा ए ऊ के साथ जुड़ेगा तो हमारा, तो अपने परिवार के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा सर, जब हम संधि तोड़ते हैं ना तो वहाँ पर हमारा या तो बड़ा आ हो या फिर बड़ी ई हो या फिर बड़ा ऊ हो। अगर हमारे ये शब्द आ रहे हैं ना तो वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। ये हमारी ट्रिक मान लो या पहचान मान लो, ये जो ये है ना, ये हमारी ट्रिक भी मान सकते हो, पहचान भी मान सकते हो। जहाँ पर कोई शब्द इन शब्दों से टूटेगा ना तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लाया हूं, लिख कर लाया हूं, ठीक है। और फोन है मेरा, फोन दिखिए। दीर्घ स्वर संधि जैसे 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 रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है। और चरण, जैसे ये शब्द है, अभी फिलहाल इस बोर्ड पर 3 ही शब्द आएंगे, ठीक है, तो इन्हें ले लो, ठीक है। जैसे ये 3 शब्द लिखे हैं मैंने, ठीक है, जैसे रत्नाकर, चरणामृत और मुनींद्र, इनमें कौन सी संधि होगी और संधि की पहचान कैसे होगी। जैसा कि जो ये है ना, ये आप ट्रिक भी मान सकते हो, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक भी मान सकते हो। किसी भी संधि की पहचान करने की ट्रिक है ये कि जहां पर हम शब्दों को तोड़ते हैं ना, वो टूटा हुआ शब्द वहां या तो आ हो या फिर ई हो या फिर ऊ हो, ठीक है। तो यहां पर आइए, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा, मतलब अलग अलग करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि रत्नाकर में जो है एक या तो आ कहां पर आ रहा है, कहां पर, या तो यहां आ रहा है, यहां या फिर यहां आ रहा। संधि विच्छेद का अर्थ है ये कि जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं ना तो एक सार्थक शब्द होना जरूरी है,
उन दो शब्दों का भी कोई अर्थ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने यहाँ से तोड़ दिया, शुरुआत में तो कर दिया हमने रत्ना और बाद में कर दिया रे। रे का अर्थ क्या है? किसी वर्ण का कोई अपना अर्थ होता है? नहीं होता। तो संधि विच्छेद का अर्थ यह है कि जब हम तोड़ते हैं ना, तो जो हमारे दो वर्णों में टूटी या दो शब्दों में टूटी, ठीक है, दो शब्दों में टूटी, तो उन शब्दों का भी अपना कोई अर्थ होना जरूरी है। तो आपने जो है सिर्फ ये देखा होगा कि यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है। तो सबसे पहली पहचान कि सर आपने बताया कि जहाँ पर हमारा आ होगा और वहाँ से कोई शब्द टूटेगा तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा या शब्द संधि विच्छेद करूंगा तो क्या करूंगा? रत्ना, रतन। अब एक बात बताओ, यहां पर मैं रत्ना करूंगा या रतन करूंगा? मैंने बताया था कि आपको वर्तनी का ध्यान बहुत जरूरी रखना। तो एक बात बताओ, रतन कोई शब्द होता है? रत्ना कोई शब्द होता है? रत्ना तो कोई शब्द ही नहीं होता सर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सार्थक शब्द भी होना जरूरी है। रत्ना का तो कोई शब्द ही नहीं होता। और रतन आप जानते हो, रतन, रतन किसे कहते हैं? मोती, जेवरात को रतन ही तो कहते हैं। ठीक है, तो ये सीखा हमने कि सर रत्ना का तो कोई अर्थ नहीं होता, और जो हमारा रतन है इसका अर्थ होता है। रतन का अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहने, यही तो होता है। ठीक है, तो ये एक सार्थक शब्द है, अपने आप में अर्थ रखने वाला। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या बनेगा? दूसरा शब्द दो बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आकार और एक आकार। आकार या फिर आकार, आकार। अब एक बात और बता दो, यहां पर आकार का मतलब क्या है? आकार कुछ शब्द होता है? सर आपने तो बताया कि आकार कोई शब्द ही नहीं होता। तो यहाँ पर आकार जब शब्द नहीं होगा तो शब्द कौन सा माना जाएगा? यहाँ पर आकार माना जाएगा। आकार, आकार या आकृति, आप सभी जानते हो कि आकृति किसे कहते हैं। तो कोई डाउट? ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? रत्ना प्लस आकार, क्योंकि आकार तो कोई शब्द ही नहीं होता। और जब हमारा, अगर मैं इसे देखना चाहता हूं कि हमारी दीर्घ संधि कैसे होगी और हमारे आ का निर्माण कैसे करेंगे ये शब्द, सर ये और बता दो, क्योंकि पहला शब्द है कि ये शब्द आ का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज पता होनी जरूरी है। पहला शब्द है ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तभी तो आपके दिमाग में आ पाएगी कुछ बात। ठीक है, तो अगर मैं इसका बात करूंगा, ठीक है, जैसे न है हमारा लास्ट का शब्द, मैंने क्या बताया था? जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण देखते हैं, वर्ण देखते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो हमारा न है ये हमारा स्वर है, व्यंजन है? ये हमारा व्यंजन है, व्यंजन। और हमने व्यंजन में बहुत अच्छी तरह सीखा कि हर व्यंजन के साथ स्वर तो होता ही है। ठीक है, जब हमारा स्वर होता है और हर व्यंजन के साथ कौन सा स्वर आता है ये और बता दो। तो सर क्या, अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा? क्या हलंत के साथ लगाएंगे और ए आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ए तो जरूर आएगा, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन के साथ, सभी व्यंजनों के साथ ए तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निर्माण आएगा? ए। और यहाँ पे क्या आएगा? ये तो हमारा साफ साफ दिख रहा है। क्या है, क्या है स्वर? यहाँ पर हमारा आ है। और अभी बताया मैंने, जब ए और आ मिलते हैं, जब परिवार के लोग परिवार से मिलते हैं तो परिवार को छोटा करते हैं, बड़ा। आप सभी जानते हो कि परिवार को बड़ा करते हैं। और अगर मैं इसे मैं ज्वाइंट करूंगा, अगर मैं इसका संधि बनाऊंगा, संधि विच्छेद को संधि के रूप में प्रकार करूंगा, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? जो हमारा ए है आ, यो तो मेरा न के साथ जुड़ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? रतन। आ गया नहीं आ गया? और बाद में ये वाला ए जो है, ये वाला, ये हमारा तो इसके साथ जुड़ गया, तो बचा क्या बाद में? कार बचा या नहीं? तो रत्नाकार। तो बच्चों समझ में आया तो बताइए, कमेंट में जरूर प्रेस कीजिए कि कैसा समझ में आया। पहला संधि का नियम है और पहला शब्द लिया है हमने, तो ये अच्छी तरह आना जरूरी है। ठीक है, अगर हमारा शुरुआती अच्छी तरह हो ना तो हमारा एंड भी अच्छी तरह ही होता है। ठीक है, तो दूसरे शब्द पे चलते हैं। ठीक है, ये तीन शब्द मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में बताऊंगा और आप कहोगे तो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या बात आती है? ठीक है, चरणामृत, तो इसे तोड़ेंगे। सबसे पहली बात कि कहाँ से तोड़ेंगे?
अभी क्या बताया मैंने कि इन शब्दों से अगर कोई शब्द टूटता है तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, और हम तो दीर्घ संधि पढ़ ही रहे हैं। तो जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि हमारा इन शब्दों से ही टूटेगा। और एक बात बताइए कि इसमें हमारा इनमें से क्या दिख रहा है? ऊ नहीं है, ई नहीं है, हमारा ए दिख रहा है चरणामृत में। तो आ कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ छुप रहा है, यहाँ। इसे निकालो, बाहर निकालो। कैसे निकालोगे? अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा? चरण, चरण, इस चरण को, ये वाला चरण मत लिख देना बच्चों, चरण ये वाला मत लिख देना, क्योंकि सर वर्तनी का स्पेशल ध्यान रखना है। आपने ये चरण लिखा हुआ कहीं देखा ही नहीं होगा। चरण जो लिखा हुआ देखा होगा वो आपने ये वाला देखा होगा, हर जगह देखा है। नहीं, अगर देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और थंब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इससे मुझे भी पढ़ाने में उत्साह आएगा और मुझे भी और भी ज़्यादा इंटरेस्ट, मज़ा आएगा, जैसा कि आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। चरण प्लस, अगर मैं इसे चरणामृत को तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा? चरण प्लस आमृत होता है या अमृत होता है? ये बताओ चलो पहले, क्योंकि चरण मैंने बताया कि चरना अच्छा है या चरण? चरना तो कोई, चरना क्या है? चरना तो हमारी भैंस चरती है, लेकिन यहाँ पे तो चरण अमृत है, जो मतलब चरण है वो हमारे अमृत के समान है। तो यहाँ पे चरने वाली बात तो आई नहीं रही, यहाँ पे चरण की बात आ रही है। चरण तो हमारा ऐसा लिखा जाता है, चरना थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पे चरण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरों की बात हो रही है। चरण कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी हमारी ये है, ठीक है। और जो हमारा आमृत है, आमृत को, क्योंकि चरणामृत में से अगर मैं चरण बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बचता है? या तो आप कहेंगे कि सर आमृत बचता है, या फिर बचता है क्या? अमृत। यही तो शब्द बचते हैं, ये बताओ। अगर मैं इसमें से चरण बाहर निकाल लूँगा तो एक बार बताओ, आमृत क्या है? आमृत तो कोई सर शब्द नहीं होता। वर्तनी का स्पेशल ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर वर्तनी का ध्यान रखोगे तो संधि विच्छेद बिल्कुल तरीके से सीख जाओगे, बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूँ अमृत, अमृत तो हमारा एक सार्थक शब्द है। अमृत, अमृत पी लिया है, ठीक है। तो क्या आएगा? अमृत। और अगर मैं इसके वर्णों को व्यवस्थित करूं, क्या चेक करने के लिए कि कौन सी संधि है, तो कैसे करूंगा? न तो हमारे क्या है? व्यंजन। व्यंजन के साथ, सभी व्यंजनों के साथ क्या होता है? हमारा स्वर होता है ए। और जो हमारा ए है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़ा ना आ गया, छोटा आ गया अमृत में, लेकिन हमें तो वर्तनी का ध्यान रखना है ना। कुछ भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? वर्तनी के हिसाब से सही शब्द होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से न में से ए निकालूंगा और अमृत में से ए निकालूंगा तो कौन से शब्द का निर्माण होगा? ए प्लस ए। सर आपने बताया कि ए प्लस ए तो हमारे, जब हमारे परिवार के लोग परिवार से मिलते हैं तो बड़े का निर्माण करते हैं। किसका? बड़े का। और अगर मैं इसका बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आ हो जाएगा। और इस आ को मैं जब इस न में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? तो चरण ना मृत, चरणामृत। अब बच्चों ये बताओ समझ में आया है नहीं? अगर आया है तो क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके समझ में आ रहा है। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई ना, बेसिक, तो आप तो चुटकियों में उड़ा दोगे संधि को, ठीक है। अब बात आती है कौन सा शब्द? बात आती है मुनिंदर। मुनिंदर को कैसे तोड़ेंगे? मुनिंदर, इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हमारा मुनिंदर। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मैं कैसे तोड़ूंगा? सर मुनिंदर, इसमें ई आ रहा है या आर है? सबसे पहले ये देखो कि हमारी जो पहचान है क्या है हमारी। तो सर ये 3 शब्द पहचान है। आपने बताया कि जहां पर इन शब्दों से टूटेगा वहां पर हमारी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ऊ से तोड़ू क्या मैं? ऊ कहाँ पे? यहाँ पे मु, मुनिंदर। मैं आ रहा है ऊ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है? सबसे पहली बात है कि मात्राओं की छोटे बड़े की पहचान होना, ठीक है। अब एक बात बता दो कि जो हमारा ऊ है ये हमारा छोटा है या बड़ा है? तो सर हम ये जानते हैं कि जो हमारी कोई भी मात्रा ऊ की जो आ के ऊ है ये तो हमारी छोटी होती है, ठीक है,
छोटी मात्रा होती है जो ऊ होती है, और जो पीछे को मात्रा होती है ये वाली, ये हमारी बड़ी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा। और जो ये होती है ये हमारी छोटी मात्रा होती है, छोटी मात्रा, ठीक है। और अगर मैं ई की बात करूं, जो हमारी ई की आगे को मात्रा होती है, ई की आगे को मात्रा होती है, वो हमारी कौन सी होती है, वो भी हमारी छोटी मात्रा होती है। और जो हमारी बाद की जो मात्रा पीछे को होती है ये हमारी बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। और जो हमारा ए है, अगर मैं इस ए को लिखता हूं तो इसका अर्थ क्या है, किसी भी शब्द पे एक मात्रा या एक मात्रा, ठीक है। और अगर मैं बड़े ए को लिखता हूं ना, बड़े ए को इस वाले को, तो इसका अर्थ है कि डबल मात्रा। और जो हमारा ए है, कौन, ओ है, इसका अर्थ क्या है, इसका भी अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हमारा एक मात्रा। और ओ की मात्रा मतलब डंडे के ऊपर, डंडे को क्या कहते हैं हम, वो कहते हैं हम खड़ी पाई। एक तो हमारी सिरोरेखा होती है और एक हमारी होती है खड़ी पाई। सिरोरेखा और खड़ी पाई क्या होती है, सिरोरेखा तो हमारी ये होती है जो हम शब्दों के ऊपर लगाते हैं, सिरोरेखा मतलब सिर के ऊपर। और जो हमारी खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई क्या होती है, खड़ी पाई हमारी ये होती है, किसी भी स्वर को, जैसा हमारी आ, ई, ए, ये मात्राएं हैं, इनको रोकने के लिए जो हम खड़ी पाई का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी खड़ी पाई होती है। और अगर मैं ओ का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका क्या है, इसका अर्थ है हमारी दो मात्राएं आऊ की, और वो भी डंडे के साथ। जैसे आप लिखते हो औरत, औरत शब्द में जो है हमारा आऊ वाला ओ है, ना कि ओ वाला। अगर ओ वाला लिखते हो ना तो गलत हो बच्चों तुम, ठीक है। अब बात आती है मुनिंदर पे आते हैं, ठीक है। चलो मुनिंदर, सबसे पहली बात, ऊ हमारे यो छोटा है, हमने क्या पहचान किया, सर छोटा है तो नहीं, मतलब दीर्घ संधि नहीं है और हम इसे छोटे से नहीं तोड़ेंगे। अगर बड़ा होता उसमें भी हम चेक करते कि कोई अर्थ बना रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है सर ई की बात, ई की, क्योंकि हमें पता है इसमें आ तो है ही नहीं, तो ई से तोड़ेंगे, ई से। अगर जब हम तोड़ेंगे तो इसका जो पहला शब्द है उसका अंतिम शब्द क्या आना चाहिए, अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए, सर ई आना चाहिए। या तो वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी हो सकता है। उसका पता कैसे करते हैं हम, वर्तनी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मुनि, मुनि, या फिर ये वाला मुनि। अब एक बात बताओ, वर्तनी के हिसाब से मेरा कौन सा मुनि ठीक है। यहाँ पे मुनिंद्र लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मुझे तोड़ने के बाद भी अपनी वर्तनी चेक करनी है कि मेरी सही है बिल्कुल या नहीं। अब एक बात बता दो कि मेरा यो मुनि ठीक है या यो मुनि ठीक है। अगर तुमने मुनि की स्पेलिंग गलत कर दी ना तो सोच लियो, फिर मुनि तुमसे रूठ जाओगा और तुम्हें श्राप दे देगा, ठीक है। और तुम पेपर कभी नहीं क्लियर करने के। तो इस वजह से मुनि की स्पेलिंग बता दो कि क्या सही है, स्पेलिंग नहीं, शब्द कौन सा सही है। तो बच्चों आप कहोगे सर ये वाला सही है, कहोगे या नहीं, क्योंकि मुनि पे हमें ध्यान रखना है कि मुनि का शब्द जो है गलत नहीं करना, नहीं तो क्या कर देगा वो, श्राप दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मुनि प्लस बाद में क्या लिखूंगा। अब एक बात बता दो, इंद्र ये वाला ठीक है मेरा या ये वाला इंद्र। आपने ये कहीं लिखा हुआ देखा या ये, पहले ये बताओ। आपने देखा होगा कि बच्चों, आप बोलोगे सर ये वाला तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तो आपने ये बना क्यों दिया, ये बता दो बस। हमने तो ये वाला इंद्र तो देखा, इंद्रदेव, इंद्रदेव चक्रधारी, भूलना नहीं है, ठीक है। एक का चीज बताऊंगा तुम्हें, कौन है चक्रधारी, ठीक है, मुनींद्र। तो क्या बनता है इसका, अगर मैं इसका वर्ण निकालूंगा तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर छोटी ई प्राप्त होगी, छोटी ई तो प्राप्त होगी, क्योंकि मुनि, मुनि तो आगे को मात्रा है और आगे वाली मात्रा क्या होती है हमारी, छोटी मात्रा। कैसी होती है, छोटी मात्रा, तो इसमें छोटी मात्रा होगी। और प्लस इंद्र में छोटी है या बड़ी, तो सर इसमें भी छोटी है। और जब हमारी छोटी छोटी मिलती है, या फिर परिवार के लोग परिवार से मिलते हैं तो परिवार को छोटा करते हैं बड़ा, तो आप बोलोगे सर बड़ा करते हैं। तो आप इसे मुनींद्र को ऐसा लिख सकते हो, जब हम बड़ा करेंगे परिवार तो न पे ई की मात्रा आगे को चढ़ेगी पीछे को,
बड़ी मात्रा ई की छोटी पीछे उचट दी है, बड़ी मात्रा जो है पीछे उचट दिया, और बाकी का इंद्र जो है वो तो हमारा नू का नू ही आ जाएगा, मुनिंद्र। तो ठीक है बच्चों, ये बताओ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो थंब प्रेस जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बच्चों आप भी मेरे साथ मेहनत करो ना थोड़ी सी, जो मेरी मेहनत सक्सेस हो, ठीक है। तो कुछ और शब्द लाया हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मुनिंद्र, जैसे कदापि, 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 भानुदय, 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 और धर्मार्थ, धर्मार्थ, और गिरीश, और लक्ष्मी इच्छा, गुरु उपदेश, गुरु देश, गुरु उपदेश, मुनीश, मुनीश्वर, मुनीश्वर, ठीक है। यही है, कितने हो गए? ठीक है, चलो। तो दोस्तों मैं कुछ दोबारा शब्द लेकर आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भरपूर प्रैक्टिस करो, भरपूर, और जितनी प्रैक्टिस करो बहुत अच्छी तरह करो, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई आपको रटवाना नहीं है, अगर रटोगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रट्टू तोता का सिलेक्शन कभी होता ही नहीं है। सिलेक्शन किनका होता है? उनका होता है जो दिमाग से बेसिक कंसेप्ट से चैप्टर को समझते हैं, ना कि रटने वालों का, ठीक है। तो बात आती है, जैसे अगर मैं बात करूं कदापि, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा? सबसे पहली पहचान, दीर्घ स्वर संधि में आ, बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ से टूटना जरूरी है। सबसे पहली पहचान ये है हमारी। तो एक बात बताओ, इसमें आ से टूटेगी, ई से टूटेगी या ऊ से टूटेगी? तो आपको इतना तो पहचान होगी सर आ से टूटेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें कदा आएगा या कद आएगा? क्योंकि मुझे दो चीज दिख रही है, कदा या कद। ये चीज बताओ मैं क्या लिखूं, पहले ये बता दो बस, कदा लिखूं या कद लिखूं? कद क्या होता है? कुछ नहीं होता। कदा, यहाँ पे लिखना कदापि, कदापि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना पहला शब्द जो है ना आ आएगा, आ, ठीक है। और बाद में क्या आएगा? बाद में क्या आएगा? बाद में, अब एक बात बताओ, ये जब मैंने तोड़ लिया, ठीक है, ये मैंने अलग लिख लिया, अब शब्द क्या बचा मेरा? मेरा बचा पी। अब मैं इसे यो लिखूं। अब एक बात बताओ, कदा का तो मेरा अर्थ है, ठीक है, लेकिन पी का क्या अर्थ है? पी, 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 ये वो वाली पी थोड़ी ना जो बच्चे कहते हैं पी, वो वाला नहीं है। तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो इस पी को अलग कोई शब्द बनाने के लिए मैं यहाँ पे ए लगा सकता हूँ, कदा प्लस अपी, कदापि, ठीक है। अपी का कोई अपना अर्थ है, सार्थक शब्द है, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे ए लगाऊंगा। और जब मैं इसे अब ये देख लेता हूँ कि क्या बनेगा, यहाँ पे वर्ण क्या बनेगा। यहाँ पे एक बात बताओ, क्या निकलेगा? आ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आ का डंडा आ रहा है। द में एक हमारा व्यंजन है, इसमें ए आएगा और यहाँ पे आ आएगा। जब हमारा ए और आ का डंडा मिलेगा तो आ का निर्माण करता है, करता है, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो हमारा ए आ रहा, क्योंकि वो तो पी है, ए। जब हमारा आ और ए मिलता है तो किस चीज का निर्माण करता है? आ का। और जो यो आ है यो हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कदापि, कदापि, ठीक है। दूसरे शब्द को लेते हैं, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ समझने के पर्पज से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इतनी भरपूर प्रैक्टिस करोगे ना तो इन शब्दों को तो चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में, ठीक है, इतना टाइम लगने का भी नहीं। तो इसके बाद आता है भानुदय। भानुदय को कैसे तोड़ोगे? अब एक बात बताओ, भानु तुम किस तरह लिखोगे?
भानु, भानु इस तरह लिखा देखा तुमने या भानु ये वाला लिखा देखा, ये बता दो बस। भानु, ठीक है, भानुदय। एक गिलास पानी पी लो, थोड़ा सा पानी। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। भानुदय को कैसे तोड़ेंगे? तो भानु हमारे ये सही है या ये सही है, सबसे पहले ये बताइए, ठीक है। भानु, भानु में जो है ना, भानु छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो हमारे ये वाला भानु ठीक है, ठीक है। और अगर हमारा ये ठीक है तो ये हमारा गलत हुआ। गलत को क्या कर देते हम? रफ, क्योंकि हमारा गलत का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना हमें गलत करना, ठीक है। भानु अगर यहाँ पर आ गया तो अब एक बात बताओ, ऊ को जब मैं तोड़ता हूँ, ऊ का निर्माण कैसे होता है? बड़े ऊ का निर्माण, बड़े ऊ का निर्माण, जब परिवार के लोग परिवार से जुड़ेंगे तो परिवार को बड़ा करेंगे, परिवार को बड़ा करेंगे तो छोटे कौन कौन से होते हैं? या तो छोटा ऊ हो सकता है, जैसे यहाँ पे कैसे कि जब हम ऊ को तोड़ते हैं या तो वहाँ पे छोटा या बड़ा शुरुआत के में होगा और बाद में भी हमारा छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाद में एक बात होता है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? उदय लिखूँगा, उदय, उदय। अब उदय मेरा यही तो सही है, या इसे ऐसा लिखूँ उदय? ये कहीं लिखा देखा नहीं देखा होगा, तो बच्चों ऐसा कर देते हैं रफ, क्योंकि हमने ये कभी लिखा ही नहीं देखा, तो आज ही क्यों लिखेंगे, ठीक है। और जब हम इसके संधि देखेंगे, कौन सी संधि, तो हमारी पहचान क्या है? बड़ा ऊ की पहचान है। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कैसे बनेगा? जब हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनाते हैं, तो जब हमारे परिवार के लोग मिलते हैं तो परिवार को छोटा करते हैं, बड़ा, तो सर परिवार को बड़ा करते हैं और बड़ा ऊ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जब हमारे परिवार को बड़ा कर दिया तो ये पहचान किसकी है? हमारी दीर्घ स्वर संधि की पहचान है हमारी, ठीक है। अब बात आती है धर्मार्थ। अगर मैं इसका वर्ण संधि विच्छेद करूंगा तो क्या करूंगा? धर्म, ऐसा ये एक बात बताओ, धर्मा करूंगा मैं या धर्म करूंगा? धर्म क्या होता है? धर्म तो हमारे इधर एक कोचिंग सेंटर है, लेकिन यहाँ पे तो कोचिंग सेंटर की थोड़ी ना बात हो रही है, ठीक है। जो हमारे मनीष भाई पढ़ाते हैं, आपको पता भी है, वे क्लास लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो धर्म नहीं आने का, क्योंकि वे सिर्फ कोचिंग पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है और हमें सही वर्तनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? धर्म प्लस धर्मार्थ। धर्मार्थ क्या होता है? धर्म प्लस अर्थ। अर्थ लिखो या अर्थ लिखो? अर्थ लिखूंगा ना, अर्थ, धर्मार्थ, ठीक है। अगर मैं इसमें मैं में आ निकालूंगा, आ, क्योंकि जो हमारा, अब एक बात बताओ, सबसे अंत में जो धर्म में है मेरा, सबसे अंत में जो मेरा ए है या रे है, ये बता दो बस, कि जो धर्म है इसके अंत में मेरा रे है ये वाला या मैं है, ये बता दो कि क्या है? ध रे मैं। इसी तरह तो पढ़ूंगा मैं। अगर जब इस तरह पढ़ूंगा तो सबसे बाद में जो है मेरा मैं आएगा, मैं, ध रे मैं, क्योंकि यो जो मैं है, रे है ना, यो मैं से पहले बोला जाता है। और जब मेरा अंत में मैं आएगा तो मैं तो सर स्वर जरूर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? स्वर आएगा क्या? ए आएगा या नहीं आएगा? और जब हमारा ए प्लस ए बनता है तो क्या निर्माण होता है? ए प्लस ए करता है तो वो हमारे परिवार को बड़ा कर देता है, बड़ा अर्थात आ बना देता है वो। और जब मैं इसे आ को इस धर्म में जोड़ूंगा तो क्या अर्थ होगा? धर्मार्थ बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा, धर्मार्थ भी बन जाएगा और हमारी संधि विच्छेद भी बन जाएगी। तो हमने क्या सीखा? दो चीज बनते हैं, ठीक है। दो चीज बना दिया हमने थोड़ी सी देर में ही, ठीक है। दो चीज, अरे आगे देखो तीसरी भी चीज बनेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। अब एक बात बताओ, ये जो गिरी है, ग्रीस में मैं संधि कहाँ से तोड़ूंगा? ये बता दो बस तुम मुझे, बस ये बता दो कि कहाँ से तोड़ूं? आ से तोड़ूं, ई से तोड़ूं या ऊ से तोड़ूं? आपको क्या दिख रहा है? तो सर आप ये बोलोगे बच्चों कि सर हमें तो ई दिख रहा है इसमें, और कुछ दिख ही नहीं रहा। और ई भी हमें दो ई दिख रही है, एक तो हमें छोटी और एक बड़ी।
हम दीर्घ स्वर संधि को बना रहे हैं तो हमें सब कुछ बड़ा ही देखना है, बड़ा आ देखना है, बड़ी ई देखनी है और बड़ा ऊ देखना है। हमें छोटी सा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें परिवार को बड़ा करना है। जब बड़ा करना है तो क्या करेंगे, तो मैं क्या लिखूं, गिरी। अब एक बार बताओ, गिरी मैं इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, गिरी, ये तो वही बन गया, दिमाग भी कहाँ जा रहा है, गिरी। अब एक बात बताओ, गिरी क्या होता है, गिरी हम पर्वत को कहते हैं, पर्वत को हम बड़ा करते हैं, मतलब हमें पर्वत को बड़ा करना है, बड़ा, गिरी, ठीक है। तो जो हमारा गिरी है ना, गिरी बड़ा होता है तो हमें बड़े का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये हमारा गलत होगा। तो जो हमारा गिरी है ना वो हमारा ये होगा, क्योंकि हमारा छोटा ऊ ही तो बनाएगा बड़े को, बच्चों छोटा ऊ ही तो बनाएगा हमारे बड़े को। और जब हमारा छोटा ऊ बड़े को बनाएगा तो मैं क्या लिखूंगा ये बता दो। तो मैं जो गिरी है ना वो मैं इस तरह लिखूंगा, गिरी प्लस, अब बात आती है ईस। ईस क्या होता है, गिरी होता है पर्वत, गिरी होता है पर्वत, और ईस क्या होता है, ईश्वर। ईस मतलब बड़ा है। अब एक बात बताओ, ईस को मैं ऐसा लिख दूं या ऐसा लिख दूं, ये बता दो बस। अगर तुमने ये बता दिया ना, आज की क्लास उड़ा दोगे, ठीक है। ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर हमारे बड़े हैं या छोटे, ईश्वर से तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, और जब ईश्वर से बड़ी कुछ चीज नहीं है, ईश्वर को कहते हैं, तो हमारे ईश्वर सबसे बड़े हैं, वहां पे बड़ी ई आएगी, ईश्वर सबसे बड़े हैं। ईश्वर छोटे थोड़ी ना रहते हैं, वे तो बहुत बड़े हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गिरी यानी पर्वत, और ईस माने पर्वत, वो ईस माने ईश्वर, तो मतलब गिरी के ऊपर जो ईश्वर है, ठीक है, गिरीश। और अगर मैं इसका क्या करूंगा, वर्ण देखूंगा कि कौन सी संधि है, तो इसमें एक बात, छोटी ई है या बड़ी ई है, आगे को मात्रा है, आगे को मात्रा कौन सी होती है, अरे बोलो भी बोलो, ई, और कौन सी, छोटी, और यहाँ पर हमारी बड़ी ई है। जब हमारी छोटी ई बड़ी ई से मिलेगी तो क्या निर्माण करेगी, तो हमारी बड़ी ई निर्माण करेगी। और जब हमारी बड़ी ई इस छोटी के साथ जुड़ेगी तो कौन सी बड़ी बन जाएगी, तो बड़ी ई बन जाएगी, क्योंकि जैसा हमने जाना कि छोटी ई बड़ी ई जो मिलकर निर्माण करती है ना, वो बड़ी ई का निर्माण करती है। और यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो कौन सी निर्माण हो जाएगी, बड़ी ई। तो क्या लिखूंगा मैं, ऐसा गिरीश लिखूंगा, ठीक है, गिरीश, गिरीश। आया बच्चों समझ में, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं, आपको समझ में आ गया है तो। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में समझ सकते हो कि क्या है ये, ठीक है। मैं तो रफ कर रहा हूँ ताकि मुझे जगह कम ना पड़े, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इसे कैसे तोड़ूंगा, अब सबसे पहले ये बता दो मैं कहाँ से तोड़ूं जल्दी। अब मुझे जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी को मैं इसी तरह तो लिखूंगा या फिर ऐसा लिखूंगा, लक्ष्मी। अगर ऐसा लिखूंगा ना तो लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, आपके पास कभी लक्ष्मी नहीं आनेगी, ठीक है, क्योंकि आप लक्ष्मी की जो वर्तनी है वही गलत कर रहे हो, तो लक्ष्मी बोलेगी यार ये तो मुझे ही गलत लिख रहा। लक्ष्मी प्लस, अब बता दो कि बाद में क्या आएगा, लक्ष्मी इच्छा। इच्छा भी ये बता दो, इच्छा कौन सा शब्द सही है, इच्छा ये शब्द है या ये वाला शब्द है, ऐसा इच्छा लिखा हुआ देखा कहीं, नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इच्छा जो है, इच्छा हमारी छोटी रहती है, जब हम लक्ष्मी जी से इच्छा छोटी रखेंगे तभी तो हमारी स्वीकार करेगी लक्ष्मी माँ, ठीक है। लक्ष्मी इच्छा, दूसरे लक्ष्मी मत समझ लियो, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, ठीक है, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। गुरूपदेश, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं गुरूपदेश, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे हम किस से तोड़ेंगे, ऊ, ई या ए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, गुरूपदेश, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। सबसे पहली पहचान कि जब हमारा रै के साथ यहाँ पे ऊ है ना, अगर हमारा इस तरह ऊ है तो यहाँ पे छोटा है, और अगर इस तरह ऊ है ना, कैसा घुंडी वाला, तो यहाँ पे बड़ा ऊ होता है। इस चीज की पहचान कर लो,
पहचान कर लो, पहचान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे के साथ जब हमारा ऊ लगता है ना, तो हम रैप है ऊ की मात्रा ऐसा नहीं चढ़ाते या ऐसा नहीं चढ़ाते। तो कैसे चढ़ाते हैं? वो जो हम रैप है ऊ की मात्रा चढ़ाते हैं ना, इस तरह चढ़ाते हैं। और अगर हमें रैप है ऊ की भी चढ़ सकते हैं, बड़े ऊ की भी चढ़ सकती है, ठीक है। तो यो है हमारे छोटे ऊ की मात्रा और यो है हमारे घुंडी वाली बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये घुंडी वाला है रे, तो यहाँ पर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ को कैसे तोड़ेंगे? बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलना पड़ेगा और बाद में क्या लिखना पड़ेगा? गुरु उपदेश, 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 गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश, ठीक है। दोनों का ही अर्थ है। और अगर मैं इसे संधि करूंगा ना, संधि विच्छेद को अगर मैं ज्वाइंट करूंगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा और यहाँ पर भी छोटा। जब हमारा छोटा छोटे से मिलता है तो बड़े का निर्माण करता है। किसका? बड़े का। और यहाँ पर क्या है? गुरु, बड़ा ऊ, घुंडी वाला, उपदेश। आया बच्चों समझ में? गुरु उपदेश, ठीक है। और यहाँ पे बता दो मुनीश्वर, पहला मुनींद्र आया था, अब क्या मुनीश्वर आया। अब एक बात बताओ, मुनि कौन सा सही होगा? तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं, मुनि। अब क्या मैं सीधा यही लिख रहा हूँ, बार बार मैं तुम्हें एक चीज़ नहीं बताऊंगा। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना, तो सबसे पहली बार में तुम यही लिखोगे। वो वाला मुनि नहीं लिख रहे कि जिसके पीछे को मात्रा है, मुनि ये वाला। और बाद में क्या आएगा? ईश्वर। ईश्वर कैसे होते हैं? बड़े या छोटे? तो आप बोलोगे कि सर ईश्वर तो हमारे बड़े होते हैं, क्योंकि उनके छोटे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे तो भगवान हैं, तो सबसे बड़े है, ठीक है। तो ईश्वर हमारा ये होगा। और जब ईश्वर ये होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा बड़ी ई का निर्माण करते हैं। बड़ी ई का निर्माण करेंगे तो यो जो मात्रा है ना, यो मात्रा पीछे को हो जाएगी, क्योंकि पीछे को ही तो बड़ी मात्रा होती है। मुनीश्वर, मुनीश्वर, मुनीश्वर। तो दोस्तों आज क्लास बताइए कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। और इसी उत्साह के साथ आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे और कंटिन्यू क्लास इसी उत्साह के साथ। और जैसे ही आज की क्लास समझ में आई है ना, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा डेली, ठीक है, जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा हिंदी में और आपका बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा हिंदी। गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इसी उत्साह के साथ हमारे साथ हिंदी में लगे रहोगे तो हिंदी का तो बेड़ा पार, ठीक है दोस्तों। टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं। आगे की नेक्स्ट की क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखते हैं कितनी क्लास बनती है, ठीक है। 2 से 3 या 3 से 4 भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पर्पज़ ये नहीं कि इतना सारा पढ़ा दूँ और आपको ना समझ में आए कुछ भी। मैं सिर्फ थोड़ा पढ़ाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए। तो इस वजह से बच्चों, दोस्तों, ज़्यादा ना पढ़ाते हुए आज क्लास को यहीं करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।